सर मैंने मतलब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो मतलब एज अ वैलिड बोला तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं अभी 12th में हूँ, मैंने रिसेंटली 12th के एग्जामिनेशन दिए। तो वैलिड के हिसाब से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने इनवैलिड अटेम्प्ट भी दिया था सर। अभी तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आया, इसकी वजह से अभी नहीं दे सकते, लेकिन तब मैंने दिया था सर, तभी मेरा अच्छा खासा स्कोर आया था। और अभी जो वैलिड अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 399 स्कोर आया था सर मेरे रिटर्न में। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं गांव में था तो गांव में कैसे लिमिटेड पीपल्स थे, लिमिटेड पीपल के बीच में लिमिटेड कंपटीशन थी। तो कभी कंपटीशन का महसूस हुआ नहीं मुझे, कंपटीशन क्या होता है कभी लगा नहीं। लेकिन जब मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू थे तो मैं पढ़ता बहुत था, लेकिन कभी मेरा अच्छे से रैंक नहीं आता था। फिर मैंने ऑब्जर्व किया शायद मैं हमारे स्कूल में टॉपर होगा। अब जब मैं बाहर रियल वर्ल्ड कंपटीशन में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता था, कैसा लगता था मैं पूरा मैथ्स में घुस गया था, ऐसा पता नहीं चल रहा था रियल वर्ल्ड क्या और कैलकुलेशन वर्ल्ड क्या। तो फिर ऐसा मतलब इंटरेस्ट के साथ मैंने किया, धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ने लगा, मेरी ग्रास्पिंग बढ़ने लगी। और एक बात होती है कि बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, एक जो टॉपर होता है वो कभी एक सब्जेक्ट में टॉपर नहीं रहता, वो सब सब्जेक्ट में टॉपर रहता था। जैसे अब मैं मैथ्स में टॉपर आने लगा था, लेकिन गैट में बहुत पीछे रहता था। सर मतलब हमने क्या किया था, हमने ट्राई किया था अलग अलग बुक्स से रीडिंग करो, हर दिन 5 वर्ड्स लिखो, इसको रिवाइज करो, लेकिन वो कभी ऐसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हुआ। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जैसे एकेडमी में हम 100 बच्चे थे, तो 100 बच्चे हर कोई अगर हर दिन 2-3 वर्ड्स भी लर्न करके अच्छे से न्यू होके आपके अगर वर्ड्स हर एक दूसरे को सुनाए, डेली स्पीकिंग मगर यूज करे, फिर भी सबके रिवाज वर्ड्स रिवाज हो जाते थे। फिर हम वही ट्राई करते थे, हर दिन लेक्चर खत्म होने से पहले हम स्टेज पे जाते थे और उनको बोलते थे कि कल सब लोग 4 या 5 वर्ड्स अच्छे से करके आओ, मीनिंग के साथ, उनका सिनोनिम्स, उनका एंटोनिम्स, वो किस जगह भी यूज किया जाता है, मोस्टली फॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है, वो पूरा अच्छे से वो डेप्थ में 5 वर्ड सर्च करके लाएंगे। और दूसरे दिन ऐसे ग्रुप डिस्कशन में सपोज हम चलते जा रहे हैं, क्लास खत्म हो गया, बाहर चलते जा रहे हैं, तो वो मुझे बताएंगे, मैं उसको बताऊंगा। फिर हम वापस अगर इधर जा रहे हैं तो वो ऐसे मतलब फ्रेंडली डिस्कशन के साथ जो होता है ना, और वो याद भी रहता है। हाँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वर्ड बताया था और एग्जाम में एग्जैक्ट। Okay, so welcome to our platform, Saurabh, and many congratulations to you to be getting AIR 19, the NDA 150 post, and my best wishes with you. So, first of all, explain your journey and who are you, from where you belong to our audience. थैंक यू सो मच भैया फॉर गिविंग मी सच प्लेटफॉर्म। मेरा नाम सौरभ बहुसाहब अवाड़े है। मैं औरंगाबाद के छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम सासे गांव है। तो जैसे एक होता है ना, जैसे कोटा में इंजीनियरिंग करना, जेई करने के इन्वायरमेंट होता है, सेम वैसे हमारे गांव में मैं पहले से ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ कि सबके बीच में एक आर्मी ज्वाइन करने का इंटरेस्ट था। तो हर कोई देखो तो आर्मी आर्मी, मैं हर दिन सुबह देखता था बच्चे रास्ते पे भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको देखकर ही स्टार्टिंग से मुझे ऐसे लगने लगा था कि नहीं, जाएंगे तो आर्मी जाएंगे, तो ऐसा लगा था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो हमारे गांव में ये था कि एजुकेशन मतलब इतना हाई क्वालिटीज़ का नहीं मिलता, तो कोई इतना मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था, बाहर कोई पढ़ने जाता नहीं था। फिर लेकिन मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम में भेजा। अब मैं अकेले बंदा आज तक जो अच्छे से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, तो मैं इंग्लिश मीडियम में गया। फिर हमारे गांव में एक लांस नाइक था, उनका नाम था लांस नाइक गोकुल डाकने। उन्होंने मुझे बताया कि देख, तुझे तो आर्मी ज्वाइन करने की तरह फिक्स है और तू करके रहेगा, ओके, इतना तेरा कॉन्फिडेंस वगैरह उन्होंने मेरा देखा तो करते रहेगा। लेकिन जहाँ तक उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया था कि वो बता रहे थे कि नॉर्मल बंदे एज अ सोल्जर जा सकते हैं, लेकिन तुझ में क्वालिटीज एक तो ऑफिसर भी बन सकता है। तो उन्होंने तब मुझे फर्स्ट टाइम बताया था, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब बताया था नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो लिटरली मुझे लगा था भाई ये क्या है, हालांकि उन्होंने इतना अच्छा बताया तो मैं कंफ्यूज हो गया। एनडीए, उसका एनवायरमेंट, वो कैडेट्स, वो डिसिप्लिन, पूरा मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने बहुत सही रिसर्च किया, मैंने पूरे 2-3 महीने अच्छे से रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो तब से मैंने फिक्स कर लिया था 8th स्टैंडर्ड से कि जाएंगे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर मैंने मेरा 8th 9th 10th अच्छे से कंप्लीट किया। और वो मेरे दोस्त भी मुझे गाइड कर रहा था। वो बोला था कि अगर इंडिया निकलना है तो तुम्हारा फाउंडेशन जो बेस होता है 8-9 का, वो तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। फिर मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। और 10th में जब मैं गया
तो एक फैक्ट था कि महाराष्ट्र में एनडीए है, लेकिन एनडीए में महाराष्ट्रियन पीपल कम थे। इसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट एकेडमी चालू की थी, एक इंस्टीट्यूट चालू की थी, जिसमें वो अलग अलग जिले से बच्चे भरते थे और उनको अच्छे से तैयारी करके एनडीए में भेजते थे, जिसका नाम था SPI, सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। फिर मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली मेरी स्टडी इतनी नहीं थी कि मैं उसका रिटर्न क्लियर कर पाऊँ। फिर उसका मैं रिटर्न फेल हो गया। तो तब मुझे उससे बेस्ट ऑप्शन लगा यशोतेज एकेडमी, जो कि पुणे में है। तो पहले मैंने विजिट किया, मैंने उनका कैंपस वगैरह देखा, टीचर से बात की, उनके जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे उनसे बात की। और जब मैंने उनसे बात की, उनके जो फॉलोइंग कैडेट्स थे, जब मैं आया था तब वो जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो उनको देखकर कुछ अलग सा ही फील हुआ कि भाई अभी तक एनडी कैडेट्स बने नहीं, फिर भी वो टाइप का डिसिप्लिन, वो टाइप का उनका मोटिवेशन, जब उनसे बात करता था ऐसा लगता था वो कहा हम कहा। तो एक जोश था उनके वॉइस में, यशोतेज एकेडमी के कैडेट्स में, और उनको यहाँ पे योद्धास बोला जाता है। तो तभी मुझे लगा था नहीं यार, नहीं यशोतेज एकेडमी इज़ द बेस्ट। एनडीए तो बाद में जाएंगे, पहले एनडीए का फील तो वाईटी में ले लेके, ऐसा लगा था। फिर मैंने वाईटी अच्छे से ज्वाइन की, और सच बताओ कि मेरे लाइफ का मैं सबसे बेस्ट डिसीजन मानता हूँ कि मैंने वाईटी ज्वाइन की। 2 साल अच्छे से पढ़ा, अच्छे दोस्त बनाए एकदम अच्छे से। अब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने हमेशा टॉप रैंक मेंटेन किया था। यहाँ पे भी हमारे हर सैटरडेज को टेस्ट होते थे, तो मैं कॉन्फिडेंट था, अच्छे से रिटर्न दिया, रिटर्न क्वालिफाई हो गया। फिर SSB प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। और अब हम लोग यहाँ से स्टेप वाइज जाएंगे। उससे पहले मतलब तुमने बताया कि तुमने लाइफ में अर्ली डिसीजन लिया था, तुमने क्लास 8 में ही डिसाइड करा था कि यू वांट ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, और फिर उसके बाद तुमने 10th के बाद मतलब YTA एकेडमी जो पुणे में है वहाँ तुम गए, और वहाँ के डिसिप्लिन को भी तुमने देखा। तो इट वाज सिमिलर टू सैनिक स्कूल, जो मतलब RINC और RMS वगैरह है। तो मतलब वहाँ का एटमोसफेयर काफी हेल्प करा होगा तुम्हें, मतलब तुम्हारे जर्नी में। तो उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले है ना कि तुमने जो जर्नी कवर करा रिटन और SSB के लिए, उस पर हम लोग 1 by 1 जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर अटेम्प्ट। वाज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट? व्हाट प्लीज डिस्क्राइब दिस अटेम्प्ट इंफॉर्मेशन टू आवर ऑडियंस। सर मैंने मतलब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मतलब एज ए वैलिड बोला तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं अभी 12th में हूँ, मैंने रिसेंटली 12th के एग्जामिनेशन दिए, तो वैलिड के हिसाब से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। लेकिन मैंने इनवैलिड अटेम्प्ट भी दिया था सर। अभी तो OTR रजिस्ट्रेशन आया, इसकी वजह से अभी नहीं दे सकते, लेकिन तब मैंने दिया था सर, तभी मेरा अच्छा खासा स्कोर आया था। और अभी जो वैलिड अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 399 स्कोर आया था सर मेरे रिटर्न में। इट मीन्स इनवैलिड, इट मीन्स यू वर इन क्लास 11 और तुमने फॉर्म भरा और वो क्रैक कर लिया था तुमने? हाँ सर, क्रैक कर लिया था। अच्छा, तो जब तुमने क्रैक करा था इट मीन्स कि तुमने हाफ ऑफ द सिलेबस कवर करा मैथमेटिक्स और GAT को, और उसमें भी तुमने आराम से मतलब NDA क्रैक करके गए तुम। हाफ सिलेबस में हाँ, तो रिटन में तुमने मतलब 400 के अराउंड तुम्हारी स्कोर है इधर, मतलब NDA मतलब जिस अटेम्प्ट में तुम रेकमेंड हुए, और प्लस में तुम्हारी SSB में 434 है ना? 434 या। हाँ, तो जैसे कि तुमने मतलब अपने जर्नी के बारे में बताया कि तुम 2 अटेम्प्ट दिए थे इससे पहले, वो इनवैलिड है जो काउंट नहीं करेंगे, बट जो भी हो तुमने करेक्ट करा है। तो अब ये बताओ कि जैसे तुमने स्टार्ट करा अपनी जर्नी को, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करा, और मतलब वो सीरियस प्रिपरेशन, क्योंकि तुमने पहले से डिसाइड कर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्टेज आता है जब आप सीरियसली उस चीज़ को लेते हो, तो वो कब लिया और कब से प्रिपरेशन को स्टार्ट करा, और क्या रिसोर्सेज थे आपके, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपने ज़्यादा इंफेसिस करा, और कौन सी सब्जेक्ट में आपको लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है? भैया मैं मतलब जब मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन चालू की थी, तो पहले YTA में आने से पहले तब लॉकडाउन का पीरियड था, 1 महीने के लिए हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चालू थे YTA से द्वारा ही। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं गांव में था तो गांव में कैसे लिमिटेड पीपल्स थे, लिमिटेड पीपल के बीच में लिमिटेड कंपटीशन थे, तो कभी कंपटीशन का महसूस हुआ नहीं मुझे, कंपटीशन क्या होता है कभी लगा नहीं। लेकिन जब मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू थे तो मैं पढ़ता बहुत था, लेकिन कभी मेरा अच्छे से रैंक नहीं आता था। फिर मैंने ऑब्जर्व किया शायद मैं हमारे स्कूल में टॉपर होगा। अब जब मैं बाहर रियल वर्ल्ड कंपटीशन में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं 1-2 दिन अच्छे से सोचा कि गलती कहाँ हो रही है, मेरी प्रिपरेशन में गलती हो रही है क्या, मुझे अभी तक कंपटीशन नहीं पता नहीं है। मैं अगर 2 घंटा कम पढ़ रहा हूँ तो कोई से मेरे से 2 घंटा ज़्यादा पढ़ रहे थे, इसलिए उनकी कंपटीशन ऊपर आ रही है। तो मैंने पूरा अच्छे से एनालिसिस किया, जो तेजस सर से हमारे एकेडमी के डायरेक्टर, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि गिव योर 100%, तू जितना पढ़ सकता हो अच्छे से पढ़। अभी ऑनलाइन में तो इतना नहीं बोल सकता, लेकिन तो अच्छे से पढ़, तो 100% दे, और रिजल्ट का बाद में देखेंगे, पहले तो जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है वो बिल्ड कर। फिर मैंने उनके बताए कहने से अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड किया।
फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ने लगा। और जब मैं ऑफलाइन में इधर आया तो मैंने देखा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग लोग आए थे। कोई सीबीएसई टॉपर था, कोई आईसीएसई टॉपर, और मैं स्टेट बोर्ड था जो भी एक विलेज स्कूल से। तो स्टार्टिंग में ऐसा ऑकवर्ड लगा था, इंट्रोवर्टनेस लगा था कि नहीं यार मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा था। लेकिन सबसे पहले हमारी एक टेस्ट हुई थी यहाँ पे कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस क्या है वो जानने के लिए टेस्ट हुई थी, मॉक टेस्ट। तो उसमें मेरा 3rd रैंक आया था। तो तब मैंने सोचा कि मैटर नहीं करता तुम कौन से बोर्ड से आए, मैटर एक करता है कि तुमने अभी रिसेंटली क्या पढ़ा, कितना अच्छे से पढ़ा, कितना फोकस से डिटरमाइन से तुमने पढ़ा, वो ज़्यादा मैटर करता है। फिर मैंने बहुत टीचर से बात की, और मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी कि मैंने कभी इंग्लिश अच्छे से बात नहीं की थी हमारे स्कूल में, और इसलिए मेरा वोकेबलरी भी बहुत वीक था। मुझे कुछ ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन थे जो पढ़कर समझ में नहीं आ रहे थे। अगर क्वेश्चन समझेगा तो मैं अटेम्प्ट करूँगा ना, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे थे इंग्लिश की वजह से। तो सबसे पहले मैंने पूरा साइड पे रखा, इंग्लिश के ऊपर फोकस किया। बहुत सारे टीचर्स हमारे प्राची मैम थे, उन्होंने हेल्प किया। अलग अलग इंग्लिश के वोकैब के वर्ड्स मैंने रीड आउट करना चालू किए, अलग अलग बुक्स मैंने रीड किए। उससे कहीं ना कहीं मुझे बहुत बेनिफिट हुआ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्वेश्चन की। फिर मैंने अच्छे से इंग्लिश डेवलप किया। फिर तब मुझे लगा हाँ मैथ्स तो मैं कवर कर लूँगा, इंग्लिश का सेफ स्कोर 100-120 मेरा आ जाएगा इंडिया में। और गैट तो डिपेंड करता है, क्योंकि गैट लक बेस्ड होता है, हिस्ट्री कहाँ से पूछ लेंगे, जोग्राफी कहाँ से पूछ लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे स्टार्टअप किया था। और फिर मुझे मतलब 10th तक कभी लगा नहीं था कि मेरा मैथ्स इतना अच्छा होगा। लेकिन जब मैं इधर आया तो इधर के जो टीचर मैथ्स तेजस सर, उन्होंने इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाया कि धीरे धीरे मैं मतलब एज अ फॉल इन लव बोलते हैं ना, वैसे मैं मैथ्स में हो गया था। हर दिन मैथ्स पढ़ने में मुझे मज़ा आता था, अलग अलग न्यू एग्जाम्पल ढूंढने की, उसको सॉल्व करने का। जैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते जेई एडवांस वगैरह के, उनके मैं क्वेश्चन लेता था, दोस्तों के साथ सॉल्व करता था। कभी कभी क्या होता था, कैसे लगता था मैं पूरा मैथ्स में घुस गया था, ऐसा पता नहीं चल रहा था रियल वर्ड क्या और वो कैलकुलेशन वर्ड क्या। तो फिर ऐसा मतलब इंटरेस्ट के साथ मैंने किया, धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ने लगा, मेरी ग्रास्पिंग बढ़ने लगी। और एक बात होती है कि बहुत बार ऑब्जर्व किया होगी, एक जो टॉपर होता है वो कभी एक सब्जेक्ट में टॉपर नहीं रहता, वो सब सब्जेक्ट में टॉपर रहता था। जैसे अब मैं मैथ्स में टॉपर आने लगा था, लेकिन गैट में बहुत पीछे रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरा मैथ्स का स्कोर और बढ़ने लगा, बाकी भी कवर करने लगा, क्योंकि वो जो ग्रास्पिंग मेंटेलिटी होती है वो मेरी बढ़ती गई, और सब चीज़ें मेरे को अच्छे से समझने लगी। फिर मैं हर दिन ये करता था कि रिटर्न तो हो जाएगा एसएसबी के लिए। फिर मैं ये करता था कि जो भी आज मैंने दिन भर पढ़ा सौरभ, वेट यहाँ पे ना मैं तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहले ये बता कि मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करा, और टाइम कितना देता था तू हर दिन का, और कितने मॉक लगाए तूने मैथ्स के लिए? सर हमारा मैथ्स का शेड्यूल ऐसे था कि सबसे पहले बिगिनर हम आर डी शर्मा को बोलते थे, बिगिनर 11th RD और 12th RD। पहले बिगिनिंग उसके लेसन सर पूरे पढ़ाते थे। एक बार RD के अच्छे से सॉल्व करने के बाद जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो सबको मिल जाता था। फिर एक बार कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल गया, फिर हम जाते थे 3000 MCQs, जो कि अरिहंत की बुक है। 3000 MCQs के MCQ सॉल्व किए, फिर उससे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी। और आप RD शर्मा सॉल्व करो, कौन से बुक सॉल्व करो, लास्ट में मैटर करता है कि एंड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए सर हम 16 ईयर जो PYQ है, जो दिशा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो वो हम PYQ सॉल्व करते थे। और PYQ जब अच्छे से सॉल्व हो जाता था तब लगता था जब NDA के एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व हो रहे, मतलब अपना स्टडी अच्छे से हुआ है। तो इस हिसाब से हम 3 वेज में सॉल्व करते थे पूरा। तो एक सेकेंड, जैसे तू ITA में था तो तेरा 11th-12th भी चल रहा था, तो तू मतलब साथ में मतलब 11th-12th का भी वो पढ़ाते होंगे, तो दोनों चीज़ साथ में कैसे मैनेज करता था? क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज है, टाइम को कैसे मैनेज करा इन सब के बीच में? टाइम को मैंने ऐसे मैनेज किया था भैया कि मुझे लगा था बोर्ड्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस तो नहीं था, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आएंगे तो बहुत सारा लोड हो जाएगा, तब मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हर दिन कुछ भी हो जाए, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी पीछे आगे हो गया, लेकिन मैं बोर्ड्स के लिए हर दिन कंपल्सरी 1 घंटा देता था। उसमें हमारे एकेडमी में हमको पढ़ाते थे हर दिन बोर्ड्स का। सुबह के लेक्चर्स बोर्ड्स के चलते थे, और आफ्टरनून के बाद हमारे ND के लेक्चर चलते थे। तो सुबह के जो लेक्चर होते थे मैं बस उनको रिवाइज करता था, क्योंकि बोर्ड्स के लिए इतना मतलब ऐसा स्पेशल स्टडी नहीं लगता। जो तुमने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो, और वही एग्जाम में पूरा आता था। तो मैं वही करता था, सुबह का जो पढ़ा वो शाम को रिवाइज करता था। और ND के लिए मिनिमम 4 to 5 आवर में देता था। 3 आवर फॉर मैथ्स मिनिमम, और 2 आवर फॉर गैट। ओके, सो मतलब तुमने अपने टाइम को भी बताया कि 2-2 घंटे देते थे। तो जैसे तुमने मतलब सेलेक्टिव स्टडी करा, जैसा तुमने मेरे को बताया, बुक्स भी काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे बुक्स तुमने सॉल्व करा। तो अब कोई बंदा जिसकी मैथमेटिक्स वीक है और सेक्शनल कट ऑफ उसे निकालना है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट दैट गाय फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि अब मेरे दोस्त भी आप भी बहुत रहते हैं जिनका मतलब ऐसे होता है ना बॉर्डर लाइन केसेस जो होते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है
कि वो हमेशा क्या करते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन के लिए ओरिएंटेड होते हैं। वो मतलब अपना दिमाग के ये सब खोलते नहीं पूरा कि जो जब न्यू क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो बेस्ट मेरा यही होगा कि सपोज एक कोई नया बंदा है जिसको मतलब थोड़ी भी आइडिया नहीं मैथ्स के बारे में, जो एकदम कंफ्यूज रहता है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सॉल्व भी किए तो रॉन्ग ज़्यादा होते, तो उसको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन मतलब मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप सॉल्व एग्जाम्पल से सॉल्व करो। पहले अब उसको पता है कि वो आंसर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, तो पहले कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल देखो, उनका स्टेप क्या है। सपोज एक क्वेश्चन में अगर 10 रहा तो 10 को साइन अपन कॉस्ट लिखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। ये एल्गोरिदम वो सॉल्व एग्जाम के द्वारा अगर याद में रखेगा, हाँ 10 रहता है उसको साइन में फोड़ना पड़ता है, फिर आगे आगे ऐसा आंसर आता है। फिर जब उसको अनसॉल्व क्वेश्चन आएगा 10, अनसॉल्व क्वेश्चन अगर कहीं पर 10 दिखा तो भले आंसर ना है, लेकिन वो 10 को साइन अपन कॉस्ट लिखेगा, कहीं तो भी वो आगे स्टेप पे जाएगा, एक जगह पे रुकने से एक स्टेप आगे जाएगा। तो मैथ्स में मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि कुछ भी करो लेकिन एक लॉजिक लगा के आगे स्टेप पे जाओ, फिर जैसे आप आगे आगे जाते वैसे वैसे अलग अलग वेज आपको दिखने लगते हैं। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो बॉर्डर लाइन कैसे से वो डेवलप कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारे सर भी बताते हैं कि मैथ्स का कट ऑफ निकलने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है हर दिन फार्मूला रिवाइज करना। पूरे जो लेसन है सबके फार्मूला बनाओ और हर दिन रिवाइज करो। हमारे सर बोलते थे कि कभी पढ़ाई नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन फार्मूला हर दिन रिवाइज करने चाहिए। क्योंकि देखो सपोज आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपको आता होगा, एग्जैक्टली आपको आता होगा, आपके सिलेबस से होगा, आपको आता होगा, लेकिन उस इंस्टेंट पे 1 मिनट के अंदर आपको क्लिक करके सॉल्व करना है। ये थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट जाता है। क्लिक होना अलग बात है और सॉल्विंग करना अलग बात है। तो क्लिक करने के लिए सपोज कोई तो भी क्वेश्चन है, tan क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, अब यहाँ पे क्यूब आया, तो आपको क्यूब को आप इसको एक्सपेंड कब करोगे, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला कब पता होगा, अगर आप हर दिन इसको रिवाइज करते होंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों फार्मूला सबको पता होते हैं, लेकिन इस जगह पे वो फार्मूला यूज करना है, इसको क्लिक नहीं होता। तो उसके लिए मैं क्या करता है, आप हर दिन पूरे फार्मूला आंखों के नीचे से चले जाने दो, फिर जब भी कोई नया क्वेश्चन देखोगे तो उस इंस्टेंट पे आपको पूरे फार्मूला क्लिक हो जाएगा, नहीं हाँ ये फार्मूला ऐसी जगह पे लग सकता है और मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ। एक स्टेप आगे गया वापस दूसरा फार्मूला लगेगा, वापस दूसरे स्टेप आगे जा सकते हैं। तो ये बेस्ट मेथड होता है मैथ के कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। Okay, so I hope it will be helpful for those who are struggling for mathematics section. So जैसा कि तुमने मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया, अब नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द जीएटी। सो जीएटी में जैसा इंग्लिश के बारे में तुमने पहले मेंशन करा कि तुम्हारी वोकैब में प्रॉब्लम थी, तुमने उस पर काम करा, किताब को पढ़ा, फिर वहाँ के कंडीशन। अच्छा ये बताओ इंग्लिश को मतलब तुमने कैसे बिल्ड करा, मतलब वहाँ के जो एटमोसफेयर था उसके साथ करा या उसके अलावा भी तुमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया उस पर? सर मतलब हमने क्या किया था, हमने ट्राई किया था कि अलग अलग बुक से रीडिंग करो, हर दिन 5 वर्ड्स लिखो, इसको रिवाइज करो, लेकिन वो कभी ऐसा कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हुआ। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जैसे एकेडमी में हम 100 बच्चे थे, तो 100 बच्चे हर कोई अगर हर दिन 2-3 वर्ड्स भी लर्न करके अच्छे से न्यू वोकैब के अगर वर्ड्स हर एक दूसरे को सुनाए, डेली स्पीकिंग में अगर यूज़ करे, फिर भी सबके वर्ड्स रिवाइज हो जाते थे। फिर हम वही ट्राई करते थे, हर दिन लेक्चर खत्म होने से पहले हम स्टेज पे जाते थे और उनको बोलते थे कि कल सब लोग 4 या 5 वर्ड्स अच्छे से करके आओ, मीनिंग के साथ, उनका सिनोनिम्स, उनका एंटोनिम्स, और किस जगह भी यूज़ किया जाता है, मोस्टली फॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है, वो पूरा अच्छे से वो डेप्थ में 5 वर्ड सर्च करके लाएंगे। और दूसरे दिन ऐसे ग्रुप डिस्कशन में सपोज हम चलते जा रहे हैं, क्लास खत्म हो गया, बाहर चलते जा रहे हैं, तो वो मुझे बताएंगे, मैं उसको बताऊंगा, फिर हम वापस इधर जा रहे हैं, तो वो ऐसे मतलब फ्रेंडली डिस्कशन के साथ जो होता है ना, और वो भी याद भी रहता है, हाँ मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वर्ड बताया था और एग्जाम में है एग्जैक्टली, फिर वो क्लिक भी जल्दी से होता है और रिमेंबर भी अच्छे से रहता है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। सो एज यू नो कि इंग्लिश में मेन जो पोर्शन है एनडीए के लिए वो वोकैब है, तो वोकैब के लिए ये जो तरीका है ग्रुप में डिस्कस करना, ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल और डे टू डे लाइफ में भी बेनिफिशियल। व्हाट अबाउट ग्रामर, मतलब ग्रामेटिकल जैसे स्पॉटिंग द एरर्स हो गया, तो उसके लिए तुमने कोई रिसोर्सेज फॉलो करा होगा या किसी टीचर से तुम पढ़े होगे, तो वो क्या था? सर हमारे टीचर से पढ़ा था मैं, हमारे एकेडमी में टीचर थे प्राची मैम, जो हमारे डायरेक्टर की वाइफ है। उन्होंने अच्छे से इंग्लिश पहले इंग्लिश ग्रामर पूरा कवर अप किया, फिर प्रैक्टिस के लिए एसपी बाक्षी की जो जनरल इंग्लिश बुक है वो हम फॉलो करते थे। और किसके अगर इंग्लिश अच्छी रही तो एसपी बाक्षी का बुक कैसा है, वो मतलब जो बच्चा बहुत ही ग्राउंड लाइन पे उसको डेवलप करने के लिए बुक है। अगर किसकी ऑलरेडी इंग्लिश अगर एक्सेलेंट रही तो उसके लिए दूसरा जनरल इंग्लिश जो बुक था वो हम प्रेफर करते थे और उससे हम प्रैक्टिस करते थे। मैं एक बात बताना चाहूँगा भैया कि हमारे एकेडमी में कौन सा भी सब्जेक्ट रिलेटेड भी, मैथ्स, इंग्लिश, गैट, हमारा मेन ओरिएंटेशन नहीं होता था। हर बोर्ड्स पे यही लिखा जाता था कि मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिपीटेशन।
जो है उसको ही बार बार पढ़ो, जो है उसको बार बार करो। आप कभी कभी मतलब ऐसा लगेगा ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, 4 बार पढ़ा है, फिर भी 5 बार पढ़ो, फिर भी 6 बार पढ़ो। ये हमारा रूल था, जिस यही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमारे इतना रिजल्ट आने का। इस बार में जो 36 रिजल्ट आए वही मेरे को लगता है वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिपीटेशन। अच्छा, मतलब कितने लोग अपीयर हुए थे रिटर्न के लिए हमारे एकेडमी से? ऐसा पिछले अटेम्प में 24 हुए थे और इस अटेम्प में 37। अच्छा, और कितने लोग ने क्वालिफाई करा उसमें से? सर पिछले बार 24 में से 6 एनडी के लिए हुए, 2 टीएसए के लिए हुए। अच्छा, चलो बढ़िया है यार, रेशियो काफ़ी अच्छा है। सो मतलब इंग्लिश के लिए तो बेसिकली तुमने ऐसा अप्रोच बताया कि एक बुक को फॉलो कर सकते हैं जो कि एसपी बख्शी है, जिनका इंग्लिश थोड़ा रॉ है, और जिनकी अच्छी है वो लूसेंट के लिए जा सकते हैं। और क्योंकि मैंने प्रैक्टिस देखा वाई ना, न्यूज़ वगैरह। हाँ हाँ, बोलो। लॉट्स ऑफ बच्चे क्या कहते हैं कि सबको एक इच्छा होती है कि मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाऊँ, रेंडे क्लियर होना चाहिए, सबको ऐसा लगता है। फिर वो क्या करते हैं, सपोज वो अगर कोई बुक पढ़ रहा है वो उसको पढ़ता रहेगा, अगर उसने उसके दोस्त के पास देखा हो, दोस्त कोई अलग बुक पढ़ रहा है, तो फिर उसकी इच्छा क्या होगी, मैं ये भी पढ़ूंगा। फिर वापस दूसरा कोई अलग बुक लाएगा, उसको भी पढ़ने चाहेगा। फिर क्या करेगा, तीनों का थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, कभी डेथ में एक बुक को जाएगा नहीं, इसलिए उसको कभी अच्छे से नॉलेज मिल ही नहीं सकता। इसलिए एक बुक अगर वो अच्छे से करता है तो हमेशा कहीं ना कहीं जाके उसका फायदा होगा, 10% 20%, लेकिन होगा। सभी बुक पढ़ते रहेंगे तो ऑब्वियसली कहीं पे फायदा नहीं होगा, उसका कंफ्यूज हो जाएगा हमेशा। ओके, सो द सेकंड पोर्शन इज साइंस, जो कि 200 मार्क्स की है। साइंस के लिए क्या अप्रोच था तेरा? साइंस के लिए सर मेरा एज ए मैथमेटिकल मेरा कैलकुलेटर माइंड था, तो फिजिक्स थोड़ा बहुत सिंपल जाता था। और हर दिन यही करते थे सर क्योंकि केमिस्ट्री में हमने ऑब्जर्व किया, केमिस्ट्री 90% तो पूरा PYQ जाता है और लिमिटेड सोर्स था सर। जैसे मतलब 6-7 लेसन हो गए, उनके नोट्स हमने, हमारे सर ने सेल्फ नोट्स बना के रखे थे, वो नोट्स को ही हम हर दिन रिवाइज करते थे। और पूरा से एप्लीकेटिव बेस था सर, केमिस्ट्री फिजिक्स। एनडीए का कैसे जेई मेंस का अलग होता है, लेकिन एनडीए का पूरा एप्लीकेटिव बेस आता है। जैसे जेई मेन में अगर क्वेश्चन आया कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, लेकिन एनडीए में क्या आता है कि वाटर क्यों यूज़ करते हैं, वाटर का मतलब एप्लीकेशन क्या है, मतलब इस टाइप का एप्लीकेटिव बेस आता है। तो उसके लिए ऐसा अलग कोई पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, उसको डेली लाइफ में जो चीज़ें रहती है, अपने डेली लाइफ में एयर है, सपोज हम आते हैं पानी पीते हैं, मिल के जो सराउंडिंग में, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज किया तो भी हो जाता है वो, क्योंकि आता है 9th-10th बेसिस पे, उसके तो हाई स्टडी वगैरह कुछ नहीं लगता। हमारे सर के जो सेल्फ नोट्स है उसको हम हर दिन रिवाइज करते थे, और उसमें से हमारे आउट ऑफ मार्क्स आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री, हमेशा आउट ऑफ। Okay, so it's like you were relying upon your teachers or mentors from whom you were taking all the preparing for all these examinations. तो जैसा कि मतलब 9th-10th बेसिकली मतलब वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जैसा तुमने मेंशन करा, और जेई का थोड़ा वो फैक्चुअल होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। तो ये मतलब ये तो आई एग्री विथ यू। और अब जो थर्ड पोर्शन है दैट इज जीएस, उसमें कैसे तुमने टैकल करा? मतलब जैसे में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, तो क्या स्ट्रेंथ था और किस किस सब्जेक्ट को तुमने टारगेट करा? भैया हमारा मतलब एक ऐसा था कि आप फिजिक्स करके जाओगे तो शायद 25 में से 20 क्वेश्चन कर लोगे, केमिस्ट्री करके जाओगे तो 20 में से 20 कर लोगे, लेकिन आप हिस्ट्री कितने भी पढ़ के जाओ कोई कंफर्म नहीं बता सकता आप कितने अटेम्प्ट कर पाओगे। ज्योग्राफी कितने भी करके जाओ कोई बता नहीं सकता कितना कर पाओगे। तो हमारा हमेशा वही था। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी वही बच्चे पढ़ते थे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि जिस मोमेंट पे उसको फिजिक्स केमिस्ट्री पे टाइम देना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी उस पर टाइम देना चाहिए, वो खामा हिस्ट्री ज्योग्राफी के टाइम हिस्टोग्राफी में टाइम देगा, और पता ही नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और उसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ उनका रह जाता था। फिर हम क्या करते थे, हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम जो महात्मा गांधी जी की हिस्ट्री थी वो आती थी, फिर उतना सेक्शन हम एकदम परफेक्ट करके जाते थे। मतलब ऐसे लिमिटेड चंक था, हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते नहीं थे क्योंकि पता नहीं था, पूरे पढ़ने को पढ़ भी सकते थे लेकिन ऐसा कोई बता नहीं सकता कि ये पढ़ लो ये आएगा, ये पढ़ लो वो आएगा। हमने क्या किया था, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ लिमिटेड पार्ट्स थे उसको अच्छे से कवर अप किया था। फिर बहुत ऐसे ग्रुप्स थे, कोई सोशल रिफॉर्मर्स थे जो फेमस रिफॉर्मर्स थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इस हिसाब से हिस्ट्री कवर अप किया था। और ज्योग्राफी के लिए भी देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड टर्म्स है, जैसे इंडियन रेलवेज माइनिंग के कुछ सेंटर्स थे जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही बार रिपीट आता है। मतलब पी कुछ को अगर एनालिस किया ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर बार रिपीटेड आते हैं, तो उसको ही हमने अच्छे से परफेक्ट किया था। और आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में भी दोनों बार भी हमने जो किया था उसमें से क्वेश्चन आए थे मोस्ट ऑफ द, मतलब पूरे नहीं लेकिन जिससे हम सेफ स्कोर कंसिडर कर सकते हैं उतना तो आया था। हमने अब कैसा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दिया कभी जीएस सेक्शन को कि हर दिन हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है और कुछ उसका रिजल्ट भी अच्छे से नहीं आता।
ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट रिटन, और हमने इस पार्ट मतलब ये एक छोटा सा पार्ट था जहाँ रिटन के बारे में हमने डिस्कस करा। और वैसे भी यार काफ़ी लोगों का रिटन ही नहीं होता है, तो एसएसबी की तो बात ही छोड़ो, मतलब पहले उनके लिए तो हमने रिटन में बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करा है। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द एसएसबी। सो पहले ये बताओ, जब रिटन का रिजल्ट आया फिर उसके बाद तुमने मतलब क्या अप्रोच करा, मतलब सीधा तुमने एसएसबी में मतलब पहले से तैयार तुमने कुछ कर रखा था, या फिर उसके बाद तुमने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा एसएसबी के लिए? एसएसबी के लिए सर कभी ऐसा लगा नहीं था कि स्पेशल मतलब कुछ प्रिपरेशन करना होगा, ये करना होगा, क्योंकि पहले से जहाँ तक कि मुझे पता था कि एसएसबी एक लाइक तुम तुम्हारा ओरिजिनल कैरेक्टर लेके जाओ, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑफिसर जैसे होगी तो तुमको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं होगी तो तुमको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपको किसी ट्रुप को लीड करना है और अपने ज़िंदगी भर कभी अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई नहीं, कहाँ पे लीडर बने नहीं, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। फिर पहले से था कि मैं हमेशा इनिशिएटिव लेता था, कॉपरेशन दिखाता था, हॉस्टल में रहता था, तो पूरी चीज़ें तो मेरे में थी। मुझे फील होता था कि नहीं एज ए मैं ऑफिसर बनने के लायक हूँ और मुझ में है क्वालिटीज़। तो कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया कि एसएसबी का कि नहीं मैं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा एसएसबी करने के लिए। तो लेकिन मेरे ऐसा था कि एसएसबी क्वालिटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके ऊपर भी फोकस करते हैं। एज ए तुमको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है और तुमको करंट अफेयर कुछ पता नहीं, तुमको जनरल अवेयरनेस कुछ पता नहीं, तो उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। फिर जैसे मेरी रिटर्न क्लियर हुआ सबसे पहले मैंने ये चालू कर दिया कि अपने रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इंडिया कहाँ पे स्टांस कर रही है, इंडिया की क्या वीकनेस है, इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, जो एक हर ऑफिसर क्या हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए, लेकिन स्टडीज़ व रिलेटेड में हम भूल जाते हो पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने वो स्टार्ट किया, इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया के हेरिटेजेस क्या क्या है, हम किस देश में रहते हैं, हमारे देश में क्या क्या है, वो पूरा मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में मैंने जनरल नॉलेज मतलब बेसिक टर्म, जैसे आज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो इट्स माई प्रायोरिटी कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर है, महात्मा गांधी जी ने हमको फ्रीडम दिया, हर दिन एक रुपये नोट पे हम उनको देखते, हर दिन देखते, लेकिन उनकी हिस्ट्री किसको ज़्यादा पता नहीं होती। तो वो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे ऑब्जर्वेशन क्वालिटीज वीक दिखते हैं उसमें से, उनको हर दिन देखते फिर भी उनके बारे में पता नहीं। तो जो लीडर थे मैंने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ग्राफ्स की, मतलब एक ऑफिसर माइंडसेट के साथ जो भी एक इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक हर एक सिटीजन को, हर एक ऑफिसर को जानना चाहिए, मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया, अच्छे से पढ़ा, हर दिन उसको रिवाइज किया। पहले स्टार्टिंग के 15-20 दिनों में, उसके बाद में फिर हमारे सर से मिला। फिर सबसे पहले मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन एक इंटरव्यू दिया हमको। वो इंटरव्यू बहुत ही गंदा गया था, मैं तो रो ही गया था पूरा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था मतलब क्वेश्चन कैसे टैकल करना, ये क्या टैकल करना, क्योंकि क्वालिटीज थे लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने ऐसे डायरेक्ट दिया था, लेकिन सर ने फिर उस सजेशन दिया, अच्छे से सजेशन पे मैंने वर्क अपॉन किया, वापस इंटरव्यू लिया। वो पहले से और बेटर था, अच्छा नहीं था लेकिन पहले से बेटर था। वापस मैंने दूसरे टीचर को इंटरव्यू दिया। तो मैंने हर बार ऐसे इंटरव्यू देते रहा, जहाँ पे मैं थोड़ा सपोज सर ने बताया कि तू तेरा इंटरव्यू पूरा अच्छा था लेकिन तुझे करंट अफेयर नहीं आए, तुझे इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ नहीं आए। अगली बार वही पढ़ के आता था और वापस दूसरे सर को इंटरव्यू देता था। फिर वो पार्ट तो कवर हो जाता था लेकिन दूसरे किसी पार्ट में मैं अटक जाता था, फिर वापस उसको कवर करता था। तो मैक्सिमम मैंने इंटरव्यूज दिए, हमारे जितने भी सर थे, फैकल्टी मेंबर थे, 5-6 जन, सबको मैंने अच्छे से इंटरव्यू दिया। और डेली में वर्क अपन करता था। मेरे वीकनेस हर दिन में शाम को जब सोता था उसके पहले मेरी हॉबी कि मैं 11th स्टैंडर्ड से डायरी राइटिंग लिखता था कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, मेरी ये पार्ट वीक है तो मैं इसको डेवलप कैसे करूँ, मैं किससे हेल्प कर सकता था। फिर मैं हर दिन डायरी में लिखता था, तब खुद से बात करता था कि हाँ ये पार्ट मेरा अच्छे से कवर हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे वर्क अपन करना चाहिए। जनरल नॉलेज कितना भी पढ़ूँ ऐसे कमी लगता है, तो इसके ऊपर अभी भी वर्क अपन करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें मैं हर दिन खुद का एनालिसिस करता था। मुझे पता था कि स्पेशल कोचिंग वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि एज आ फ्रेशमैन के साथ जाओ, एज आ पूरा बेसिक नॉलेज गन करके जाओ, जो एज ऑफिसर के लिए लगता है। और बाकी क्वालिटीज़ तो लगती है 15 ईयर की, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत बच्चों का ये होता है कि नॉलेज तो पूरा होता है लेकिन एक एक्सप्रेसिव जो नेचर होता है वो उनमें वीक होता है। तो मैंने हर दिन वही ट्राई किया, एक्सप्रेसिव नेचर में कैसे डेवलप करता हूँ। फिर मैं मिरर लेता था, मिरर के सामने खुद से बात करता था, मिरर के सामने खुद को क्वेश्चन पूछता था कि वाई आर्मी, वाई नॉट नेवी, वाई आर्मी, वाई नॉट एयरफोर्स। तो खुद से क्वेश्चन पूछता था, अटक जाता था, वापस थिंक करता था, वापस आंसर देता था। फिर सेल्फ प्रिपरेशन अच्छे से मेरा कवर अप होते गया फिर पूरा। ओके, सो मतलब ये तो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव था, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा हल्का डिटेल में जाएंगे। जैसा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है एसएसबी के फर्स्ट डे, तो स्क्रीनिंग के बारे में आई होप यू वर अवेयर एट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी। तो थोड़ा डर नहीं लगा है स्क्रीनिंग को लेके कि यार इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, बाकी के दिन मतलब कैसे जाएगा, वो क्या क्रोनोलॉजी क्या चल रहा था तेरे माइंड में स्क्रीनिंग को लेके? हाउ डिड यू ओवरकम योर फियर ऑफ स्क्रीन आउट? सर वो मुझे पहले मतलब इतना फेयर नहीं था,
लेकिन जैसे हमारी बैच थी ना, जैसे हम 24 लोग रिटर्न क्लियर हुए थे, तो हमारे बीच में हर दिन हम प्रैक्टिस करते थे एवरी ग्रुप में। तो हमारे बीच में एक दो बार ऐसे थे जिनका लगता था भाई मैं हो ना हो लेकिन ये दो बंदे तो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोसेस उनका अच्छा जा रहा था। फिर भी जब वो स्क्रीन आउट हुए तो मुझे बहुत धक्का लगा कि ये बंदे इतना अच्छा परफॉर्म करके अगर एक स्क्रीन आउट हो सकते, फिर मैं तो हमेशा एवरेज परफॉर्मर था, तो मेरा क्या होगा। तो फिर जब वो स्क्रीन आउट होती उसके बाद में मुझे बहुत टेंशन आया था। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया और टीचर से बात किया और बहुत सारे मैंने यूट्यूबर के बहुत सारे फॉलो किया, ऐसे स्पेसिफिक नहीं किया लेकिन सबको जिसके वीडियोस दिखे उसको मैंने फॉलो किया। तो मुझे स्क्रीनिंग के बारे में एक बात पता चली कि मैक्सिमम क्या 99% बच्चे जो आउट होते वो इसी रीजन के आउट होते कि वो प्री कंसेप्ट स्टोरी लेके जाते। प्री कंसेप्ट ऑलरेडी कभी सुनेंगी, कचरा दिखा नहीं तो क्लीनलेस कैंपिंग चालू कर देते, पेड़ पौधे दिखे नहीं तो अपना वो दूसरा कैंपिंग चालू कर देते। तो हम उनका हमेशा यही रहता है, जो प्री कंसेप्ट स्टोरी लेके जाते हैं और वही वहाँ पे चिपकाने का ट्राई करते हैं ताकि उनको लगता है फ्री एनजीओस वो चालू कर देते हैं। फ्री एनजीओ हमेशा कुछ प्रॉब्लम दिखा, एनजीओ चालू किया और वो एकदम मूवी की तरह एक घर एकदम गरीब था, एक दिन में उसने करोड़ रुपए लाए, पूरा गांव बदल दिया, पूरा एक कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं फेक लगता है। तो मैं क्या करता था कि मैं मतलब ये स्ट्रैटेजी सबको रिकमेंड भी करूंगा कि आप ये फॉलो करते जाओ कि जब भी आप स्टोरी लिखते हो उस स्टोरी को आईने के सामने बैठकर खुद को पढ़िए। सब आपने स्टोरी लिखी कि एक बंदा रास्ते से जा रहा था, उसने रिवर में देखा एक बंदा डूब रहा था, फिर उसने नीचे जंप मारी, उसको कंधे पे उठाया, बाहर लेके आया। तो अगर खुद को बताएंगे तो थोड़ी लगेगी ना भाई, अगर तो पहले प्रिकॉशंस लेगा, पहले रोप लाएगा, ये करेगा, खुद को एक एज ए कॉमन सेंस जो होता है वो अगर कॉमन सेंस के साथ अगर सोचा जाए तो हमको कभी कभी लगता है यार मैंने कितनी गंदी स्टोरी बनाई। तो ये होता है, खुद पहले सोचो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं रिवर उसको देखा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जंप थोड़ी मारूंगा, पहले मैं देखूंगा कुछ रोप वगैरह लूंगा ताकि मैं जाऊँ और उसने मेरे को पकड़ लिया तो दोनों मर जाएंगे, ये भी केस हो सकता है। तो रियल लाइफ में उसको कंसिडर करते जाओ हमेशा। सपोज 2 साइकिल देख लेते, रियल लाइफ में आपने साइकिल कब चलाई थी। सपोज आप किसी टेंपल में जा रहे हो विजिट करने, जो टेंपल बहुत दूर है, लेकिन आपके फ्रेंड के साथ अगर आप साइकिलिंग करके जा रहे हो टेंपल के पास, होता होगा बहुत लोगों के साथ, मैं भी गया था टेंपल में साइकिल पे। तो वो रियल मोमेंट है, रियल मोमेंट को आप अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाओगे और वो कभी फेक भी नहीं लगेगा, क्योंकि रियल हुआ तो फेक नहीं लगेगा। फिर रियल मोमेंट को साइकिल दिखा तो हाँ एक टेंपल के पास गए थे। रियल मोमेंट का फार्म दिखा तो जो फार्मर का बच्चा है उसने फार्मिंग की होगी तो उसको पता चलेगा फार्मिंग मतलब काम किया। जो सिटी का बच्चा है वो लिख सकता है, सिटी का बच्चा ये नहीं लिख सकते फार्मिंग काम करना चाह रहे, वो ये लिख सकता है कि फार्म विजिट करने गया, जब वो सिटी था हॉलीडेज में फार्म विजिट करने गया। फिर मेरा ये कहना है कि अपने पर्सपेक्टिव से ढूंढो कि आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें दिखे उसके रिलेटेड आप अपने लाइफ से कंपेयर करके देखो। आपने अगर एक एरोप्लेन देखा, फिर आप अपने लाइफ से कंपेयर करोगे एरोप्लेन के रिलेटेड आपके लाइफ में कौन से ऐसे टर्म है जो आपको अच्छी लगती है, जो आप एक स्टोरी के फॉर्मेट लिख सकते हो। तो स्टोरी को अच्छे से एक्शन परफॉर्म करो, छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान रखो, परमिशन लेना, फिर क्यूर लेना, फिर बाहर जाना तो मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में रखना, फर्स्ट एड साथ में रखना, छोटी छोटी चीज़ें एक्शन इसमें डालो और अच्छे से स्टोरी बन जाते हैं हमेशा। तो कौन से एसएसबी से तुम रेकमेंड हुए? 17 SSB बैंगलोर। बैंगलोर। तो मतलब स्क्रीनिंग में कितने लोग आए थे? हमारी टोटल रिपोर्टिंग 73 की थी। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा दोस्त मैंने एकेडमी से दोनों एक दिन साथ में ही गए थे। 5 जनवरी को मेरा रिपोर्टिंग था। फिर वहाँ पे गए और हमारे सर ने पहले बोला था कि तुम कुछ भी करो लेकिन स्क्रीनिंग में एक ग्रुप में मत आओ, ताकि तुम्हारा एवरेज प्रोबेबिलिटी कम होता है सिलेक्शन होने का, क्योंकि कितना भी किया तो 4-5 ऐसे लेते हो हमेशा एक ग्रुप से। फिर हम लेकिन गलती से हम वहाँ पे गए तो एक ही ग्रुप में आ गए स्क्रीनिंग के। फिर मैं ऐसे छुपके से बाहर निकला और पीछे एकदम ऐसे लाइन खड़ी थी, एकदम लाइन के पीछे कॉर्नर में खड़ा हो गया ताकि हम एक साथ ना आ जाए। फिर क्या हुआ, आगे वाले बंदे फ्रेश, मेरे को पता नहीं था आगे वाले बंदे फ्रेशर थे, लास्ट वाले बंदे रिपीटर थे। रिपीटर को हमेशा इज्जत बहुत ही कम मिलती है, लेट इट बी स्क्रीन आउट, और कॉन्फ्रेंस वाले आउट इतनी कम इज्जत मिलती है, उनको तो बेइज्जत करके बोला जाए तुम पीछे भागो, तुम्हारे आगे कुछ काम नहीं है। तो पीछे खड़े थे, मैं पीछे गया, वो बंदे एकदम चिल में थे, आगे की लाइन एकदम प्रेशर में थी, पीछे वाले एकदम हंस रहे थे। मैं उनको पूछा भाई इतना खुश कैसे हो सकते हो। वो बोले, फ्रेशर टाइप जो प्रेशर था वो आगे था और जो रिपीटर थे वो पीछे थे। रिपीटर एकदम चिल मार रहे थे। मैंने बोला भाई कौन सी जगह से प्रिपरेशन करके आओ, आप एकदम चिल मार रहे हो। बोला भाई हार्डकोर रिपीटर से हमको फर्क नहीं पड़ता, बहुत बार आउट हो चुके, बहुत बार इन हो चुके, तो कुछ लगता नहीं। मैं बोला तुम रिपीटर हो? बोला हाँ। और तब मैं आगे भी नहीं जा सकता था क्योंकि अब लाइन बच चुकी थी और उस्ताद लोग तो गाली मारने में माहिर होते हैं, वो गाली मार देते, इसलिए मैं आगे गया नहीं, वहाँ पर रुका। फिर ग्रुप बन गए और मैं रिपीटर के ग्रुप में चला गया स्क्रीनिंग के टाइम पे। फिर पहले ही मेरे फट गए कि भाई पहले फ्रेशर के बीच में स्क्रीनिंग करना हार्ड होता था, और रिपीटर है जो अच्छे से प्रिपेयर करके आए,
जो डरते नहीं, कुछ उनको लगता नहीं, उनके बीच में आप स्क्रीनिंग देना, तो मैं पहले डर गया था। लेकिन मेरे में था, हाँ अगर उनमें क्वालिटीज होंगे तो उनको सेलेक्ट करेंगे, मुझ में होंगे तो मुझ में सेलेक्ट करेंगे। मेरा पहले से मतलब हर मोमेंट पे मैं खुद को ऐसा दिलासा देता था कि हाँ मेरे में है तो मैं कर लूँगा। फिर मैं गया ग्रुप में। फिर अच्छा, हमारा पिक्चर ऐसा था कि एक बंदा था पीसी के सामने बैठा था, और थोड़ा सा ब्लर ब्लर टाइप पिक्चर था। फिर मैंने उसके ऊपर स्टोरी बनाई कि एज ए लॉकडाउन कोरोना का टाइम था। फिर वो उसके जो फ्रेंड्स थे उनको स्टडी में दिक्कत आ रही थी, एक जगह पे नोट्स गैदर करने को दिक्कत आ रहा था, उनके जो टीचर थे उनको सबको कॉमन लेकर आने पढ़ाने के लिए दिक्कत आ रहा था। फिर उसने एक ऐप डेवलप किया जिसके ऊपर उसने एक अलग अलग सेक्शन बनाए, कॉम्पिटिटिव सेक्शन, डेली लेक्चर्स, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर। उसमें मैंने एक स्टोरी लिखी थी। फिर जब मैंने ग्रुप में सुनाई, नरेशन के अच्छे से किया तो सबको नरेशन पसंद आ गया। फिर ग्रुप स्टोरी मेरी सिलेक्ट हुई, फाइनल नरेशन भी मैंने किया, मतलब स्क्रीनिंग बहुत ही अच्छा गया था मेरा। और मतलब मैंने एक प्लस पॉइंट की थी जो आई थिंक सबने करनी चाहिए, कि देखो आप नए ग्रुप में जाते हो, नए ग्रुप वाले आपको सपोर्ट जब भी करेंगे जब थोड़ा बहुत आपको उसका कांटेक्ट होगा, उनको आप अच्छे लगते होगे। ऑब्वियसली अगर कोई आपका दुश्मन होगा, कोई एनिमी होगा जिससे आपने बात नहीं की, एकदम गुस्से से उसकी तरफ देखा, तो वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। फिर जब स्क्रीनिंग चालू होने से पहले मैं जो बंदों के साथ मिला था उनका हंस के बात की थी, क्या भाई आप बड़े लोग ऐसे, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत जोक वगैरह मारे थे हमने। तो कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड मतलब पहले से ऐसा स्पार्क हो गया था, हमारे बीच में बॉन्ड बनना चालू हो गया था। फिर जब स्टोरीज वगैरह सुने ना, तो उनका अटेंशन, वो 100% पूरा अटेंशन मेरी तरफ दे रहे थे, क्योंकि वो बॉन्ड की वजह से, ना कि वो वहाँ पे आए थे, लेकिन बॉन्ड की वजह से कहने का अटेंशन ज़्यादा बढ़ता है। तो वो बात मैंने ऑब्जर्व की। फिर फाइनल ग्रुप नरेशन पे भी सबने मेरा साथ दिया, सबने बोला चेस्ट नंबर 53 शुड टेक इनिशिएटिव, टेक ग्रुप एड वगैरह, ऐसा अच्छे से उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया। फिर मुझे तभी लग गया था कि मेरा स्क्रीनिंग तो 100% हो जाएगा, स्टोरी भी अच्छी थी, ग्रुप स्टोरी नरेशन किया, इनिशिएट किया, तो लग गया था पूरा अच्छे से। ओ आई आर कैसा रहा था तेरा? ओ यार बहुत ही सिंपल था। अच्छा, मतलब बैंगलोर बोर्ड में जो मैंने वीडियोस देखे थे वही एग्जैक्टली वहाँ पे आया था बैंगलोर बोर्ड का, तो बहुत ही सिंपल था। अच्छा, कौन से वीडियोस कहाँ से तुमने देखे थे? चैनल का नाम नहीं पता सर, लेकिन मैं रैंडम देखा था सर, कभी मैंने ऐसे फिक्स यूट्यूबर को फॉलो नहीं किया, जैसे यूट्यूब डांस सर्च करता था, और यार जो वीडियोस मिले उसको देखते जाता था। अच्छा, मतलब पूरे यूट्यूब से तुमने प्रैक्टिस करा हुआ यार। हाँ प्रैक्टिस किए थे सर, बुक्स वगैरह रेफर नहीं किए थे सर, यूट्यूब से ही किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब जैसे तुम्हें स्क्रीनिंग हो गए, अब स्क्रीनिंग के बाद पहले ये बताओ कितने मतलब स्क्रीनिंग हुए, और कितने मतलब जैसे रिपोर्टिंग हुई होगी तो कितने बंदे स्क्रीनिंग हुए? सर हमारे यहाँ पे 73 की रिपोर्टिंग थी, तो उसमें से 30 स्क्रीनिंग हुए थे। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब जैसे तुम स्क्रीनिंग हुए, मतलब अब तुम्हें डे 2 साइक टेस्ट फेस करना है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे कि तेरा जो एटमोसफेयर रहा होगा तेरे एकेडमी में, वो साइक में तो प्रोबेबली मेरे हिसाब से हेल्प करा ही होगा डेफिनेटली। और हाँ, तो जैसे मैं टैट हो गया फर्स्ट टाइम, मतलब जो साइक वाले टेस्ट में होता है। अब यहाँ पे तू अपना अप्रोच बताना कि तूने कैसे प्रिपेयर करा था इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ 11 पिक्चर्स होते हैं बैक टू बैक, फिर 12th ब्लैंक होता है। तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो ब्लैंक स्टोरी प्रिपेयर करके जाते हैं, और या काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ इंस्टेंटली वहाँ पे वो बनाते हैं। तो तेरा क्या अप्रोच था इस स्टैट को लेके? मेरा ये अप्रोच था भैया कि जैसे देखो, हर दिन बंदा अगर कोई साइक की प्रैक्टिस कर रहा है, हर दिन अगर वो एक दो स्टोरी लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरीज तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में वो कभी अच्छा लिख नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि जब आप टैट लिखते हो, पहले एक स्टोरी अच्छा आएगी, दूसरी स्टोरी अच्छी आएगी, तीसरी स्टोरी अच्छी आएगी, चौथी आएगी, लेकिन पाँचवीं छठी के टाइम पे क्या होता है, माइंड वॉश आउट होने लगता है, प्रेशर भी रहता है, नए आइडियाज आना बंद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ब्लैंक होने लगता है कि आगे अब क्या लिखो, अब क्या लिखो, और सेम रिपीटेड कहने के बाद पॉइंट आ जाते हैं। फिर मेरा ये मानना है कि साइक को प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा करो कि एक साथ आप 12 स्टोरी लिखो टैट के वक्त। कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो ज़्यादा टाइम से मत करो, सपोज आपके एसेस भी अगर अगले वीक में, तो उसके 2 वीक पहले से ही पहले तो नॉर्मल प्रैक्टिस रखो, लेकिन 2 वीक पहले से 12 स्टोरीज नॉन स्टॉप लिखने की प्रैक्टिस करो, तो इसमें आपकी स्टोरीज प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और पर्टिकुलर टाइम में आपका माइंड 12 स्टोरीज तक अगर स्टेबल रहता है तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और अच्छे से आप आइडियाज दे पाओगे। हाँ पहले स्टोरी ये लिखी, तीसरी स्टोरी अगर सेम आ गई, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने हमेशा ध्यान में रखी थी। और स्टोरीज के लिए मैं जैसे पीपीटी के लिए अप्रोच था, पिक्चर दिखा तो मैं डायरेक्ट रियल लाइफ से कंपेयर करता था। क्योंकि देखो, अगर आपको पिक्चर दिखा, आप उसको स्टोरी अगर फिक्शर स्टोरी बनाने का ट्राई करोगे, आपको थिंक करना पड़ेगा, आप 2-3 10-12 सेकंड में थिंक करोगे, अगले 15 सेकंड में थीम सेलेक्ट करोगे, फिर लिखोगे, उसमें टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता था, अगर पिक्चर दिखा तो डायरेक्ट रियल लाइफ से कंपेयर करता था, रियल लाइफ से कंपेयर किया, लेकिन डायरेक्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता था।
फिर उससे मेरे अच्छी स्टोरी हो जाती थी। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ब्लैंक स्टोरी अच्छे से घर से ही प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि देखो आप पिक्चर के हिसाब से स्टोरी, पिक्चर कौन सा भी आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, न्यूट्रल आ सकता है, उस हिसाब से स्टोरी बनाओगे, उसमें तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन ब्लैंक स्टोरी मतलब जहाँ पे आपको चांस है कि आप खुद के बारे में बता सकते हो, आपको ऐसा चांस दिया जाता है, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो वहाँ पे। फिर अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपको हाउस कैप्टन हो, हाउस कैप्टन के आपकी एक स्टोरी लिख के जाओ। सपोज आप फुटबॉल की टीम के कैप्टन हो, आपको दिखाना है वहाँ पे कि मैं फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ, इतना बड़ा आदमी को ले रहा हूँ मुझे स्क्रीनिंग करने के लिए, रिकमेंडेड करने के लिए। फिर आप स्टोरी लिख सकते हो कि एज ए फुटबॉल कैप्टन मैंने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, एक बार एक मैच हुआ था, उस मैच के बारे में बताओ। मतलब ब्लैंक स्टोरी को अच्छे से प्रिपेयर करके लाओ, जो तुम्हारे लाइफ का सबसे अच्छा इंसिडेंट हो सकता है, वहाँ पे एक्सप्रेस करो, उनको भी अच्छा लगेगा नहीं यार ये बंदे ने कुछ तो भी किया है। वहाँ पे इंस्टेंट अगर सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में वही आइडियाज आएंगे जो तुमने बाकी 11 स्टोरीज में लिखे। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना आप घर से प्रिपेयर करके जाओगे। आई थिंक कि रूम से प्रिपेयर करके जाना चाहिए ब्लैक स्टोरी। ओके, सो मतलब SRT और वैट, इसके लिए तेरा क्या अप्रोच था? और पहले ये बता कि SRT में कितने अटेम्प्ट करे थे, SRT और वैट के लिए? सर मैंने वैट में तो टोटल किए थे, एक का मीनिंग तो मुझे नहीं समझा था, लेकिन मैं फिर भी कैसे तो भी लिख लिया था उसको। और SRT मैंने 54 किए थे, 54 स्टार्टिंग के 54, लास्ट के 6 मिस आउट हो गए थे। और मेरा यही कहना है सर कि वैट और SRT में कुछ भी करो, लेकिन बीच बीच में ब्लैंक जो स्पेसेस है वो कभी छोड़ो मत। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, SRT, हाँ। बहुत लोगों से सुना है कि वो कभी अपने वैट और SRT पूरे चेक नहीं करते, वो पहले अपने डैट चेक करते हैं। आपके डैट के बेसिस पर आपका 80% सिलेक्शन हो जाता है। डैट अगर अच्छा रहा, हाँ थोड़ा अगर वीक रहा, तो फिर वो आपके वैट के ऊपर आते हैं। वैट अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा, आपका सिलेक्शन स्क्रीनिंग साइकोलॉजी में पक्का। वो भी अगर थोड़ा वीक रहा, तो फिर वो इसके ऊपर जाते हैं, SRT के ऊपर थोड़ा बहुत देखते हैं, और उसके ऊपर से मार्क्स और बाकी सब डिसाइड होता है। अगर आपने बीच में ब्लैंक छोड़ दिया तो उसके मार्क्स भी कम मिलते हैं आपको हमेशा। बिल्कुल। तो मतलब जैसे SRT में तुमने 54 करा, तो इसमें ऑब्वियसली है कि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, काफ़ी प्रेशर होता है, सिचुएशंस काफ़ी लेंदी भी आ जाते हैं कभी कभी। तो उन लेंदी सिचुएशंस को तुमने कैसे टैकल करा? और SRT के लिए भी तुमने प्रैक्टिस करा था घर पे? और मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं कि शॉर्टेड फॉर्म फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करो, ताकि वो जितना कम होगा जितना अच्छा पोर्ट्रे होगा और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। सो मतलब तुम्हारा क्या स्टे है इस चीज़ पे? SRT के लिए सर सबसे पहले एज मैं उसको रूल कहना चाहूँगा। हमारा पहला रूल यही था कि डोंट फॉल इन लव विथ SRT को सर, मतलब ये मत करो कि भाई एक बंदा एक्सीडेंट हुआ, अरे अरे क्या हुआ उसके साथ, एकदम ऐसा प्यार के साथ उसको लिखते जाओगे, ये मत करो, है ना। पढ़ो, एक दो एक्शन लिखो, आगे जाओ, पढ़ो, दो तीन एक्शन लिखो, आगे जाओ। मिनिमम 2 एक्शन होने चाहिए। और सपोज कोई बड़ी SRT आई, स्टार्टिंग के 3-4 लाइन पढ़े, लास्ट के 3-4 लाइन पढ़े, अगर वैसे तुम्हारा टाइम वेस्ट जाने वाला है, उससे आगे के मिस आउट होने से अच्छा इसको लिमिटेड रखो। सपोज स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड लिखे और लास्ट के 3-4 वर्ड पढ़े, उससे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं बंदा कहीं तो भी अटक गए। फिर उसको जो होते हैं ना, कोई कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं SRT में जो हर SRT में चलते हैं, कि विल कंसोलर वगैरह, ऐसे जो वर्ड्स थे वो हमेशा वहाँ पे राइट करके आ जाओ। और अगर टाइम मिला तो बाद में उसके ऊपर आओ, नहीं तो आगे तुम कंटिन्यू रखते जा सकते थे। फिर मेरा वही था कि उसमें फॉलो इन लव नहीं करने का। और मैक्सिमम एवरेज 5 या 6 वर्ड्स का SRT तुम्हारा आंसर होना चाहिए। उससे बड़ा लिखोगे तो 30 सेकंड के ऊपर लगेंगे और तुम्हारा टाइम भी पूरेगा नहीं। और 5 to 6 वर्ड अगर लिखे तो एग्जैक्टली 30 सेकंड में हो जाएगा, और पूरा तुम्हारा लास्ट मोमेंट तक तुम्हारा टाइम बचा रहेगा, और पूरे तुम SRT कंप्लीट कर पाओगे। अच्छा, तो ये था SRT का। वैट के लिए तुमने क्या करा? मतलब वैट के लिए तो कॉमनली तुमने मतलब वोकैब पहले भी प्रिपेयर करा था, लेकिन यहाँ पे वैट के लिए कोई अलग अप्रोच था इसका? वैट के लिए भैया बहुत लोग बताते हैं कि जो फर्स्ट थॉट तुम्हारे माइंड में आए वो लिखते जाओ, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि फर्स्ट थॉट कभी कभी मतलब अलग भी आ सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रीचिंग वर्ड होते हैं। वैट में बहुत बार प्रीचिंग वर्ड लिखते हैं, दूसरे को सजेशन देना, वैसे सेंटेंस आ जाते हैं। क्योंकि हम डेली लाइफ में वैट के जो सेंटेंस होते हैं असर्शन टाइप होते हैं, और डेली लाइफ में टॉकिंग में कभी असर्टिव सेंटेंस यूज़ नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए जो फर्स्ट थॉट आया वो अवॉइड करो कि तुम लिखते जाओ। फर्स्ट थॉट कभी भी तुम्हारा अलग हो सकता था। थिंक करो, वर्ड आया मदर, तो मदर के रिलेटेड तुम क्वालिटीज ढूंढो, उसके रिलेटेड बैठ लिखो। ओके, फिर मैं कैसे करता था, सपोज कोई भी वर्ड आया और हमारे सर ने बताता है कि साइकोलॉजिस्ट पॉइंट, उन्होंने ये बताता है हर एक वैट के सेंटेंस से वो कुछ ना कुछ तुम्हारी क्वालिटीज निकालने चाहते थे।
तो तुम क्वालिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करो ताकि उनको आसानी भी हो जाए और तुम्हारा वर्ड बेस्ड सेंटेंस अच्छे से बने। सपोज कोई वर्ड आया तो उस वर्ड के रिलेटेड तुम्हारी कोई तो भी क्वालिटीज लो, उसको स्टिक करो और सेंटेंस बनाओ। सपोज कोई मर्डर वर्ड आया तो ये बोलता था कि लाइक हाई सेल्फ स्टीम पीपल नेवर डू मर्डर इन द लाइफ। हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये बंदा सेल्फ हाई, इसकी सेल्फ स्टीम हाई, इससे पता चलता है कि इसका माइंड स्ट्रांग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। मतलब ऐसी क्वालिटीज वर्ड में रिफ्लेक्ट होती है। वो डायरेक्ट 50 लेवल के उसके जो वर्ड है वो मत रिफ्लेक्ट करो, लेकिन हाँ कोई तो अलग क्वालिटीज के जो वर्ड होते हैं वहाँ पे दिखाकर तुम वहाँ पे लिख सकते हो ताकि उनको ऊपर से क्वालिटीज भी मिल जाए और तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव रहे और अच्छा भी बन जाए। अच्छा, ये लास्ट है साइक के लिए, और इसके बाद तो एसडी भी है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे जब इंटरव्यू वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर नेगेटिव पिक्चर हो गया या नेगेटिव सिचुएशन हो गया या नेगेटिव वर्ड हो गया, तो इसके लिए तुमने क्या कोई तैयारी करा था कि मैं नेगेटिव आएगा तो मैं उसे हमेशा पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करूंगा, या कुछ वैसा अप्रोच, या तुम्हें बताया गया हो कि हाउ शुड वन टैकल द नेगेटिविटी इन द साइक टेस्ट? सर अगर पिक्चर की देखा जाए, पिक्चर में अगर निगेटिव आता है तो मैं ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू मेक इट नेगेटिव ओनली, क्योंकि अगर साफ साफ दिख रहा है भाई बंदा नेगेटिव है तो अगर कोई रो रहा है तो खामा खाम उसको खुशी कैसे बात को दिखा दिख रहा है रो रहा है तो उसको रोने ही दो ना। मतलब ये हमारा ओरिएंटेशन था। निगेटिव दिख रहा है तो निगेटिव बनाओ, उनको भी पता चलता है। अगर कैसे भी करके अगर पॉजिटिव बनाना, उनको पता चलता है बंदा कैसे भी फेक साइकोलॉजी लेके आ रहा है और उसको रिजेक्ट करना उनका मेन इंटेंशन होता है। एक गलती तुम्हारी मिल गई, फिर उनको रिजेक्शन करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। फिर पिक्चर अगर नेगेटिव दिख रहा है तो मैं नेगेटिव लिखता था, हाँ लेकिन वैट में अगर नेगेटिव वर्ड हो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो वैट में कुछ भी करो, तुम्हारे 60 आउट ऑफ 60 तुम्हारे पॉजिटिव वर्ड आने चाहिए। कुछ भी करके नेगेटिव एक भी वर्ड नहीं आना चाहिए, उसमें सेंटेंस एक भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। वैट में हमेशा पॉजिटिव बनाओ और टैट में हमेशा पिक्चर के हिसाब से, अगर पिक्चर पूरा ही नेगेटिव दिख रहा है तो उसको नेगेटिव बनाओ। और न्यूट्रल दिख रहा है, न्यूट्रल पिक्चर को कभी भी नेगेटिव मत बनाओ, उसको हमेशा ट्राई टू बी मेक इट पॉजिटिव। तो न्यूट्रल है भाई। अच्छा, एक वर्ड है जैसे किल, तो इसको तुम पॉजिटिव कैसे बनाओगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में? टेक योर टाइम। लीडर ऑलवेज किल इट्स बैड हैबिट्स। ओके, गुड यार। ओके, सो और कुछ जो तुम बताना चाहोगे साइक के लिए? साइकिल में ये बताना चाहूँगा भैया कि आप हर दिन उस फेज में चले जाओ कि जैसे आप अगर लिमिटेड टाइम के लिए मैं ये करूँगा, आज इंटरव्यू प्रैक्टिस करूँगा, एक वीक बाद बैट करूँगा, बस उसके अगले वीक बाद और एक बार बैट करूँगा। तो हर दिन कुछ भी करो, लेकिन सबसे एक रिकमेंड करना, जब उनका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में 2 ढाई 3 महीने मिलते हैं, तो हर दिन मिनिमम 10 से 20 तुम बैट और एसआईटीज लिखते जाओ। हर दिन 10 बैट लिखो। तो क्या होता है, 2 फायदे। एक तो तुम्हारा वोकैब भी बढ़ता है उससे, क्योंकि वैट के कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, 600-700 कुछ वर्ड होंगे, उससे रिलेटेड होते हैं जो सिंपल वर्ड्स रहते हैं, लेकिन तुम्हारा वोकैब भी डेवलप होगा। और दूसरी बात, तो जैसे मैंने अभी बताया कि तुम क्वालिटीज लो, उसको स्टिक करके तुम सेंटेंस बनाओ। ये मैं कितना ही बताओ, लेकिन जब बंदा उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसको आएगा नहीं प्रॉपर वैट का सेंटेंस बनाने का। हर दिन प्रैक्टिस करो, मिनिमम 10-20 वैट सेंटेंस लिखो, मिनिमम 10-20 एसआईटीज लिखो, 1-2 स्टोरीज लिखो। इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड उस हिसाब से सोचने लगता है। क्योंकि बंदा कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसको साइकोलॉजी अगर नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन हर दिन उसको अगर पॉजिटिव करने की ट्राई कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी बन जाएगी। तो हर दिन प्रैक्टिस करने से उस माइंड में भी चेंजेस आ जाएंगे और कहीं ना कहीं बाद में वो खुद से इनडायरेक्टली वो डायरेक्ट पॉजिटिव थिंक करने लगेगा। तो वो फायदा होता है प्रैक्टिस का। ओके, सो एसडी वाला पार्ट ऐसा है जो मेरे को प्रोबेबली लग रहा है कि तुमने प्रिपेयर कर रखा होगा। जब इतने सारे प्रिपरेशंस तुमने कर रखे हैं तो एसडी के लिए तुम्हें, मतलब वाईटी एकेडमी में ही तुम्हें ये बताया गया था कि एसडी को प्रिपेयर करो, या फिर तुम्हारा भी कुछ इसमें अपना मतलब प्रोसेस था थिंकिंग का कुछ? एकेडमी में बताया था सर, हमारे एकेडमी में एक मेडिकल आउट कैंडिडेट है, धीरज सर नाम है उनका, जो आस्केट फ्लाइंग के लिए रिकमेंडेड थे। तो वो ही हमारे हर दिन प्रैक्टिस लेते थे। उनका ही कहना था कि उस मोमेंट पे जाओगे, उस मोमेंट पे थिंक करोगे, क्या पता वहाँ पे गलती हो गई, तो वहाँ पे तुम गलती को इरेज नहीं कर सकते। यहाँ पे गलती करो, इरेज करो, अच्छे से मतलब फिक्स कर लो कि तुमको ये लिखना है, ताकि तुम वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करो। क्योंकि एक ही चांस मिलता है तुमको, बार बार थोड़ी ऐसे लिखने को बोलेंगे। तो घर से प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से और वहाँ पे परफॉर्म करो। ओके, सो रोल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन एसडी एंड इंटरव्यू, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कंसाइज वे में बताना कि मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन कैसे हेल्प कर सकता है एक एस्पेरेंट को एसडी और इंटरव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा डेफिनेटली, है ना? सो तुमने कैसे इस चीज को करा था सो दैट इट रियली हेल्प यू, एंड वी कैन सी दैट यू गॉट AIR 90 एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट यू गॉट 430 प्लस मार्क्स इन SSB। सो ये बताना रोल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, है ना? भैया मैं बताना चाहूँगा सबको कि
बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ जैसे फाइक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वैट के लिए रिलेटेड BSDD, कई यूट्यूब से गूगल से देखते हैं, अलग अलग उनमें क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होती है, उनको पढ़ने के बाद तो अच्छा लगता है, फिर वो उनके कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं। सपोज किसके SDD में उन्होंने लिखा स्पोर्ट्समैनशिप वगैरह, माई टीचर फील दैट आई एम अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन वगैरह, ऐसा अगर लिखा, और इंटरव्यू में उसने बोला सर आई एम वेरी वीक एट प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो उसने अगर वीकनेस में बताया वेरी वीक एट प्लेइंग स्पोर्ट, और इसने SDD में क्या लिखा है माई टीचर फील दैट आई एम अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कैरेक्टर तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। हाँ, एक जगह पे तुम ऐसे बोल रहे हो, एक जगह पे तुम ऐसे बोल रहे हो, मतलब उनको लगता था कि भाई फेक पर्सनैलिटी दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो 100% तुमको रिजेक्ट करेंगे। तो और ये भी बात सही है कि हम पूरा तो कोई सच नहीं बताता, मैंने भी नहीं बताया था, कुछ क्वालिटी ऐसे थे को जो कम थी लेकिन फिर भी अच्छा मेकअप करके उसको बताए, कि हमारे सर हमेशा बोलते थे सपोज तुमको अगर लड़के देखने जाना हो, तुम हमेशा ओरिजिनली जाते हो, थोड़ा मेकअप करके जाते हो, तो वैसे ही ऐसे भी जा रहे हो तो थोड़ा तुम तो क्वालिटी को पॉलिश करके जाओ। फिर मैं वैसे करता था, कुछ ऐसे चार्ट बनाया था, चार्ट में जो हो सकते उतने पॉसिबल मेरे वीकनेस लिख लिए, हो सकते उतने मेरे स्ट्रेंथ्स लिख लिए, मैं कहाँ पे लैग करता हूँ पूरे पॉइंट्स में लिख लिए, और हर कोई आंसर जिस मोमेंट पे मेरे को सेल्फ ओपिनियन देना होता था, मैं उनमें से आंसर प्रिपेयर करके देता था। सपोज SDD लिखना हो, SDD में मैं पेरेंट्स रियली फील कि मैं थोड़ा मतलब ये कहता हूँ काम करने में डिले करता था, कि आज नहीं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। फिर ये जो मेरी वीकनेस थी, यही वीकनेस मैंने SDD में भी लिखी, यही वीकनेस मैंने मेरी वीकनेस में भी बताई इंटरव्यू के टाइम पे, तो कहने की उनको लगता नहीं बता, वहाँ पे जो बता रहा है यहाँ पे जो बता रहा है वो कहने की वेरीफाइड हो रहा है, मतलब ये मतलब सच बोल रहा है, ये हमारे साथ पूरा अच्छे से लॉयल रह रहा है, फिर उनको लगता है कि नहीं ये सच बता रहा है। फिर हर एक क्वालिटी में वैसे ढूंढता था, जैसे मैंने अगर इसमें लिखा मेरे टीचर के बारे में, टीचर फील दैट आई एम अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन, तो आई शुड से डिटर्मिनेशन इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ व्हाइल दे आस्क मी अबाउट स्ट्रेंथ, तो मुझे बताना चाहिए क्योंकि वो मेरा हक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने SDD में लिखा है, मैंने कहने के जाकर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सपोज मैंने SDD में लिखा कि माई टीचर फील दैट आई एम अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, अगर फुटबॉल प्लेयर लिखा है और बैट में कहने के अगर स्पोर्ट्स का अगर वर्ड है, सपोज बैट में कहीं ना कहीं 60 में से कहीं तो स्पोर्ट्स वर्ड है, तो मैं कुछ भी करके स्पोर्ट्स के टाइम पे फुटबॉल ही लिखता था, क्योंकि मैंने SDD में फुटबॉल लिखने वाला था, तो ताकि वो क्रॉस चेक के टाइम पे वेरीफाइड रहे, ताकि स्पोर्ट्स के टाइम में लिखा फुटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे फुटबॉल कवर हो गया, और SDD में मैंने लिखा फुटबॉल, PIQ जो इंटरव्यू लेता है उसके टाइम उनके पास PIQ में तो लिखा रहता है स्पोर्ट्स को होता है, वो तीनों जगह पे वेरीफाइड हो गया, तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट होता है कि तुमने जो लिखा एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ लिखा, एकदम जो तुम्हारे दिमाग में आया तुमने वो लिखा, और पूरा रियल लगता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल होता है, और मैक्सिमम जो बंदे कॉन्फिडेंस आउट होते हैं इसकी वजह से होते हैं, यहाँ पे अलग दिखाते हैं, बीच में अलग, और इंटरव्यू में अलग, क्वालिटीज पूरे डिफरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए वो आउट हो जाते हैं। जो बंदा मतलब ट्राई करेगा कि तीनों जगह पे क्वालिटी सेम रिफ्लेक्ट हो, उसका सिलेक्शन रेट बहुत ही बढ़ जाता है। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया था, कितने देर का क्या था? इंटरव्यू मेरा 20 to 25 मिनट्स। अच्छा, हमारा अपना 25 मिनट्स। हाँ, पूरा बोर्ड का मैक्सिमम इंटरव्यू 28 मिनट चला था, एक बंदे था पूरा इंटरव्यू में, हमारा अब कमांडेंट थे, बहुत ही फास्ट ले रहे थे। अच्छा, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे उन्होंने तेरे को ग्रिल करा हो किसी चीज को लेके? यहाँ पे क्या था कि जब उन्होंने मुझे इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पूछा था, 5 इंटरनेशनल न्यूज़, तो मैं बता रहा था, फिर लास्ट में फीफा के बारे में बताया था, तो फिर उसने पूछा फर्स्ट रैंकर कौन है, तो मैंने बताया सर अर्जेंटीना, फिर उसने पूछा सेकंड कौन, फिर मैंने फ्रांस बताया, फिर उन्होंने थर्ड पूछा, तो तब क्रोएशिया था, लेकिन वो इंस्टेंट में वर्ड ही क्लिक नहीं हो रहा था, तो प्रेशर में था, और क्रोएशिया थोड़ा सा वर्ड अलग था, रेगुलर लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा था। उसने मतलब मुझे बहुत ऐसा गाली नहीं मारी, लेकिन इंटेंशनली बोला तुम लोग ऐसे करते हो, हमेशा टॉपर पे याद रखते हो, तुम ऐसे लोग हो, जो अच्छे लोग हैं उन पे ध्यान करते हो, थर्ड रैंक बेचारा, थर्ड रैंक तो बयान उसका, बाकी 10 रैंक वाला से ऊपर है वो, फिर उसका नाम याद नहीं देखो, तो क्या फुटबॉल फॉलो कर रहा, तो क्या ही करना, मतलब हर टाइम पे मुझे बहुत बोला उसका कि तो अगर सच में फुटबॉलर होता तो थर्ड रैंक पता होता, तू सिर्फ SSB क्लियर करने के लिए फाइनल देख के आया, फाइनल का स्कोर लंग करके मेरे को बता रहा है, मतलब बहुत ही उसने बोला। मैं बोला सर सॉरी सर मुझे पता है, लेकिन नाम थोड़ा अलग है, क्या नाम अलग है, फिर सबका नाम अलग है, तेरा नाम मेरे लिए अलग है, मेरा नाम तेरे लिए अलग है, सब नाम अलग ही होते हैं, सब हर जगह नया जगह जाएगा नाम अलग ही होगा, इंडिया नाम उनके लिए अलग है, वो नाम नाम ही होता है, मतलब बहुत ही उन्होंने मुझे कन्फ्यूज किया था, लेकिन मैं हंस रहा था, और लास्ट में बोले चलो ठीक है, याद आ रहा है कुरैशिया अगर कुछ भी था, हाँ मैं बोला सर याद आ रहा था, फिर किसके अगेंस्ट था, फिर मुझे आता है कि कुरैशिया अगेंस्ट मोरक्को था, फिर हाँ वो बोला चल ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे लिया था थोड़ा सा, लेकिन मैं हंसा तो वो भी लास्ट में हंस के, मतलब उनको लगा मैं प्रेशर में गया नहीं, कुछ टक हुआ नहीं,
कि उनको ओरिएंटेशन था कि मैं उसको बोलूँ फिर घबरा जाए, फिर नर्वस हो जाए, फिर मैं उसको और दबाऊंगा, लेकिन मैं समझ में हंस रहा था सिर्फ थोड़ा। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। ओके, सो जीटीओ कैसा रहा तेरा? जीटीओ मेरा बहुत ही अच्छा गया कि मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था कि जब हम स्क्रीनिंग हुए थे तो हम पुणे करे थे। मेरे ग्रुप में मतलब 10 जो लोग थे, 10 में से 6-7 लोग पुणे करे थे हम। तो अच्छा हमारा एकदम जल्दी फ्रेंड सर्कल बन गया था, ऐसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं उस टाइप का हमारा बॉन्ड बन गया था। तो जब जीटी चालू हुआ, जब मैं बोलने लगा तो वो शांत बैठ गया, जब वो बोला तो हम शांत बैठ गए। मतलब कोऑपरेशन हमारा 100% था। कोऑपरेशन इसलिए हमारे ग्रुप से 4 बंदे रिकमेंड हुए थे। कोऑपरेशन बहुत सही था हमारा। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। जीपे में भी किसको आइडियाज ना आ रहा था, एक दूसरे को बोलो ओके जेंटलमैन आई हैव गिवन इनफ पॉइंट, नाउ इट्स योर चांस, गिव अ पॉइंट। मतलब एक दूसरे को ऐसे बोलने के बाद सब इतने अच्छे से इन्वॉल्व हुए थे कि जो कहीं ना कहीं जीटीओ जो एसएसआर था उनको भी अच्छा लगा कि नहीं बंदों ने कुछ होना हो, लेकिन कोऑपरेशन बहुत अच्छा दिखा गया था। वो कोऑपरेशन ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है जीटीओ में, जहाँ तक कि मुझे पता था। फिर जब हमारा पीजीटी चालू हुआ, पीजीटीज में जिसको बंदे को आइडियाज थी वो आगे जाता था, बाकी उसके सपोर्टर पीछे से कॉल करके आइडियाज बताते थे। अगर उसको आइडियाज नहीं आए वापस पीछे आता था, फिर वापस आगे जाता था। मेरे पास आइडियाज कम थे, नहीं आइडियाज थे मेरे पास, लेकिन मुझे अप्लाइंग प्रॉपर आने रहा थे, तो मैंने अप्लाई किया नहीं था। यूट्यूब पे वगैरह मैंने शो शॉट का जो वीडियोस थे उनके फॉलो किया था थोड़े से आइडियाज़ वगैरह नोट करने के लिए कि रस्सी कैसे बांधने जाए, फट्टा कहाँ पे रखा, बल्ली कैसे रखा, वो मैंने अच्छे से आइडियाज़ लिए थे। तो आइडियाज़ मेरे पास बहुत थे, मैं आइडिया बताता था और ग्रुप आगे चलता था। और जीटीओ ने बहुत बार ऐसे किया कि चलो ये पार्ट फाइटर है इसको मैं रेड कर दे, आप बताओ क्या करोगे, चलो ब्लू को और रेड कर दे और बताओ क्या करोगे, हाँ पूरा पूरा रेड होगा आपके, बताओ क्या करोगे। इस मूवमेंट पे सब ग्रुप आगे बीच बीच में बोलते थे, मैं अकेला पीछे खड़ा था, शांत ऐसा खड़ा था और मैं थिंक कर रहा था। पूरे उनके बीच में क्यूएस चालू था, लास्ट मोमेंट पे सब क्यूएस खत्म हो गया, लेकिन आंसर किसके नहीं आया। फिर मैं शांत खड़ा था, मुझे सोल्यूशन आया, फिर सोल्यूशन बताया, सर ने वहाँ पे गुड बोला, फिर आगे गया। मतलब हर जगह पे जहाँ पे ग्रुप पॉइंटर जाता था वहाँ पे मैं अच्छा आइडिया देके ग्रुप आगे जा रहा था। और हमारे ग्रुप में एक बंदे थे, सभी अच्छे थे, सबके पास अच्छा आइडिया थी, तो कहीं ना कहीं ग्रुप मुझे बेस्ट मिला। इसकी वजह से मैं रिकमेंडेड हुआ भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ग्रुप बहुत ही बेस्ट था हमारा। बिल्कुल, कॉपरेशन जैसा कि तुमने बताया इट मैटर्स अ हाँ। लॉट। सो कॉन्फ्रेंस कितनी देर की चली तेरी? कॉन्फ्रेंस मतलब मैं बोलते ना बेस्ट फनीस्ट पार्ट ऑफ माइंड पूरा इसी जो प्रोसीजर था कि मेरा जस्ट नंबर 19 था, जस्ट नंबर 18 खत्म हुआ, वो बाहर ही आने वाला था, बेल बजी, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, 5-10 सेकंड रुके होंगे, वो बाहर आ और मेरे को अंदर बेल बजे। मुझे लगा भाई कुछ डिस्कस किया कि नहीं मेरे बारे में, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं तब सोचने लगा कि हम मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था, बहुत ही लाइवली गया था। फिर मैंने सर को कॉल किया था, मेरे सर बोले थे तेरे इंटरव्यू के 2 साइड हो सकते थे, एक तो तेरे इंटरव्यू अच्छा गया मतलब तूने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और एक तो तूने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया उसने तेरे अच्छे से ले ली। फिर मैं वही सोचने लगा, मुझे इतना जल्दी कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया, मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया होगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कॉन्फ्रेंस आउट होने लगा, मैं घर पे कैसे बताऊँ, कॉल अब किसको कॉल करूँ पहले, क्या सोचेंगे, इतना अच्छा फेंका। और मैं हर दिन मेरा ये था कि मतलब मैं ज़्यादा सोशल एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा अपना हर दिन कॉल करके बताता था भाई आज अपना चीट एकदम अच्छे गया, भाई आज अपनी साइकिल एकदम अच्छी गई, पूरा दोस्तों को सर लोगों को कॉल करके बताता था सर पूरा अच्छे गया, 100% से सिलेक्शन हो रहा, अपना 100% सिलेक्शन हो रहा, ऐसा हर दिन बताता था। फिर मेरे दिमाग में आने लगा यार अब आउट हो गया ना तो वैसे वैसे तो इज्जत जाने वाली और इज्जत जाएंगी, फिर सबको अच्छा अच्छा बता के रखा था। फिर मैंने बोला चल कोई ना देखते क्या होगा, अंदर गया, विश वगैरह करने को नहीं बोला सबको, फिर मैं डायरेक्ट अंदर गया, चेयर के राइट हैंड साइड में मैं खड़ा हो गया और एकदम चेस्ट अप करके ऐसे प्रॉपर स्ट्रेट हो गया। फिर वो कुछ नहीं बोले, तो मैं 2 मिनट के शांत रहे, वो भी कुछ टाइम के लिए शांत रहे। फिर उन्होंने बोला यू मे सीट, मैं ऐसे बैठ ही रहा था, मतलब ऐसे चेयर दी मैं ऐसे बैठ ही रहा था, आधा हवा में ही था। उन्होंने बोला विच इज योर बेस्ट पार्ट अमंग ऑल द 3 प्रोसेस लाइक इंटरव्यू जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट। वैसे बैठ ही रहा था, पूरा बैठा भी नहीं था, जो अच्छा वाला क्वेश्चन की गद्दी थी उसके ऊपर फिट भी नहीं होने थे, ऐसे बैठ ही रहा था। मैंने बोला सर इंटरव्यू, अरे बैठते टाइम उन्होंने बोला ओके यू कैन गो नाउ। मैं बोला सर चेयर पे तो बैठने देते, ऐसा दिल से बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हंसा मैं, क्योंकि अगर वहाँ पे मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी हंसा और बाहर गया। मैं पूरा टाइम वही थिंक करते रहा अब क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों बाहर निकल दिया, चेयर पे बैठने नहीं दिया, मतलब 100% रिजेक्शन हुआ क्या। फिर मैं बाहर गया, लेकिन हमारे जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें से ऑल इंडिया रैंक 8 वाला बंदा था जो इंडिया 149 कोर्स में से रिकमेंडेड हुआ था, उसका मेरिट आउट नहीं ये मेडिकल आउट हुआ था। फिर वो मेरे साथ था, उसने बताया तेरी इतनी जल्दी खत्म हुआ, मतलब तेरे भी 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक तो तू 100% क्लियर है और एक तो 100% रिजेक्टेड है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैं ऐसा ऐसा बुरा भी लगता था और अच्छा भी लगता था, नहीं 100% क्लियर हो सकते, नहीं 100% रिजेक्ट भी हो सकते थे। फिर चलो मैं सोचा चलो पॉजिटिव साइड लेते, 100% क्लियर हो जाएंगे अपन।
फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ, देखा, फिर रिकमेंडेड हो गया, तो फिर अच्छा लगा। तो मुझे लगा तो नहीं, 100% क्लियर था, इसलिए मेरे इतने जल्दी कॉन्फिडेंस हुआ था। ठीक है, चल तो अच्छा लगा काफ़ी, मतलब हमने मतलब काफ़ी देर तक बात करा और तूने जो एक्सपीरियंस शेयर करा ये काफ़ी बेनिफिट होगा काफ़ी लोगों के लिए। सो लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं लास्ट मैसेज यही बताना चाहूँगा भैया कि देखो, मुझे भी कुछ वीकनेस पॉइंट थे, मेरे भी कुछ वीकनेस थे, इंग्लिश मेरे वीक थी, मैंने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन उसको कभी छोड़ा नहीं। एटेड भी मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग था, तो मैंने इंग्लिश हमेशा लगता था कि मैं अटकूंगा तो इंग्लिश की वजह से अटकूंगा, मेरा रिटर्न नहीं निकलेगा इंग्लिश की वजह से। लेकिन मैंने सोचा देखो इंग्लिश मुझे आती नहीं और मैं पूरा कर भी नहीं सकता, फिर इसलिए मैंने लिमिटेड से उठा के प्रिपेयर की। तो मेरा ये सबसे बड़ा मैसेज रहेगा कि सपोज आप मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हो, अगर मैथ्स में आपको कैलकुलस नहीं आता, भाई कैलकुलस के ऊपर मत फोकस, उससे टेंशन मत करो, बाकी अलजेब्रा उसके ऊपर फोकस करो ना। अलजेब्रा नहीं आता, कैलकुलस के ऊपर फोकस करो। सपोज आपको पूरा ज्ञान आता है लेकिन फिजिक्स आने रहा है, तो मत फोकस करो उसके ऊपर, टाइम देकर बैड फील करना, डिप्रेस फील करना, उससे अच्छा तो बाकी सब्जेक्ट उनके ऊपर अच्छा परफॉर्म करो ना। अगर आपका कोई स्ट्रांग पॉइंट होता होगा, सपोज किसका केमिस्ट्री स्ट्रांग होता होगा, हालांकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री को इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि कहीं ना कहीं आपको बेसमेंट हो जाए, आप उसके भरोसे पे बाकी जगह नाच सकते हो। जैसे मेरा मैथ्स स्ट्रांग पॉइंट था, मैथ्स में मेरे 170 स्कोर आया था, फिर मैंने मैथ्स के भरोसे मैं कॉन्फिडेंट था। तो कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा पॉइंट बनाओ, स्ट्रांग पॉइंट, कि जिसके हिसाब से आप एक कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूँगा। Okay, so thank you for joining us, Saurabh, and it's our privilege to interact with you. थैंक यू।